Hello, my dear students. This is Computer Concepts AK Pandey. Now, in this video, we will study some more NCERT books questions related to Pandas series and data frames. This video is in continuation with the previous video, that was part 1, having 6 questions from the exercises of NCERT books Python Pandas first. And in this video, we are starting from the same chapter Python Pandas first, but remaining questions from question number 7 onwards. So let us begin with the questions. यहाँ देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन पाइथन पैंडास पार्ट 2 7वें क्वेश्चन से मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से समझें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो पाइथन पैंडास पार्ट फर्स्ट एनसीईआरटी बुक्स के सभी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशंस बना करके दे रहा हूँ। प्लीज स्टडी इट थॉरोली, स्टडी इट प्रॉपरली एंड देन यू कैन गो टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम। आइए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट करते हैं। फाइंड द डायमेंशन, साइज एंड वैल्यूज ऑफ सीरीज ENG ALPH। ENG ALPH का मतलब हो गया कल जो हमने एक सीरीज बनाई थी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, वॉवेल्स की, फ्रेंड्स की, एम्प्टी सीरीज की और मंथ डेज की। ये सीरीज हम बना रखे हैं पहले से इन प्रीवियस वीडियो। तो उन्हीं सीरीज के बारे में आपको डायमेंशन, साइज और वैल्यूज डिस्प्ले करना है। और आप जानते हैं कि इसे डिस्प्ले करने के लिए हमें सीरीज के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीरीज के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं डायमेंशन, साइज और वैल्यूज के लिए? डायमेंशन के लिए आपका एंडिम यूज होता है, साइज के लिए साइज ही यूज होता है और वैल्यूज के लिए वैल्यूज यूज होता है। तो इट इज वेरी सिंपल। आप यहाँ पर हेडिंग डाल दिए सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स, फ्रेंड्स, एम्प्टी सीरीज, मंथ डेज। मैंने हेडिंग डाल दी जस्ट बताने के लिए कि कौन कौन सी सीरीज है। और डायमेंशन मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली सीरीज का डॉट एंडिम कर दिया, वॉवेल्स डॉट एंडिम, फ्रेंड्स डॉट एंडिम, एम्प्टी सीरीज डॉट एंडिम, मंथ डेज डॉट एंडिम। इससे सभी के डायमेंशंस प्रिंट हो जाएंगे आपके सामने। डायमेंशन कौन से हैं कि ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कि 2 डायमेंशनल है। तो ऑब्वियसली सीरीज आप जानते हैं कि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और सारी सीरीज हैं, तो ऑब्वियसली इनका आउटपुट वो 1 1 1 करके प्रिंट करेगा। 5 सीरीज हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखें 5 सीरीज 1 2 3 4 5 डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नेक्स्ट साइज देखिए। सिमिलरली इंग्लिश अल्फाबेट डॉट साइज, वॉवेल्स डॉट साइज, फ्रेंड्स डॉट साइज, एम्प्टी सीरीज डॉट साइज, मंथ डेज डॉट साइज। तो साइज में क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ देखिए आउटपुट साइज प्रिंट कर रहा है 26 अल्फाबेट्स वाला है, उसमें 26 कैरेक्टर्स हैं और वॉवेल्स में 5 है, फ्रेंड्स में 5 फ्रेंड्स के रिकॉर्ड हमने डाले थे। एम्प्टी सीरीज वाज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट, तो यहाँ पर 0 दे रहा है। मंथ डेज वाज हैविंग 12 एलिमेंट्स, इसलिए यहाँ पर 12 दे रहा है। जहां तक सवाल है वैल्यूज का, तो वैल्यूज के लिए वैल्यूज एट्रीब्यूट ही यूज किया जा रहा है यहाँ पर। सो सिमिलरली एज अर्लियर, यहाँ पर जो ऊपर आपने यूज किया है उसी तरह से इंग्लिश अल्फाबेट की वैल्यूज, यहाँ पर \n लगाया हूँ जस्ट टू पुट द वैल्यूज। वैल्यूज की लेंथ ज़्यादा है इसलिए उसको अगली लाइन में हर वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट की वैल्यूज। नेक्स्ट लाइन पर वॉवेल्स डॉट वैल्यूज, फ्रेंड्स डॉट वैल्यूज, न्यू लाइन पर एम्प्टी सीरीज डॉट वैल्यूज और ऑन द न्यू लाइन मंथ डेज डॉट वैल्यूज। आप देखें ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, अल्फाबेट वाले सीरीज की हैं ये। 0 0 0 0 आपकी ये वॉवेल्स वाली सीरीज की हैं, पहले ही सेट कर दिया था सबकी वैल्यू 0। इंडेक्स जो है उसका AEIOU लिया गया था सॉरी। और फ्रेंड्स में उनके रोल नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं 101 से 105 तक, 5 एलिमेंट हैं। empty series was not having any element, so it is empty list coming. ओके, और यहाँ पर मंथ डेज
आपका लिस्ट के फॉर्म में ये डिस्प्ले हो रहा है 12 वैल्यूज। और आप देख रहे हैं कि वैल्यूज फंक्शन जो है वो लिस्ट दे रहा है। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज आर बीइंग प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें आपने क्या यूज किया, तीन एट्रीब्यूट्स यूज किए। कौन कौन से, एंडिम, साइज और वैल्यूज। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनेम द सीरीज एम्प्टी सीरीज एज सीरीज एम्प्टी। इसकी रीनेमिंग करने के लिए आप सीरीज का नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो एम्प्टी सीरीज डॉट नेम इज इक्वल टू सीरीज एम्प्टी। यू हैव रीनेम्ड द सीरीज। और फिर प्रिंट एम्प्टी सीरीज आप करते हैं तो आप देखें यहाँ पर नेम, यहाँ पहले एम्प्टी सीरीज आता था, अब आ रहा है सीरीज एम्प्टी। ओके, और डी टाइप उसका फ्लोट 64 बाय डिफॉल्ट। Thereafter C part you can see name the index of series month days as month number and that of series friends as f name। यानी सीरीज के इंडेक्स का नाम आपको चेंज करना है। तो सीरीज के इंडेक्स का नाम आप चेंज करेंगे, लिखेंगे क्या, मंथ डेज डॉट इंडेक्स डॉट नेम। सीरीज का नाम डॉट इंडेक्स डॉट नेम, तो उसके इंडेक्स का नाम आपका बदल जाएगा, मंथ नंबर आ गया। फ्रेंड्स डॉट इंडेक्स डॉट नेम करेंगे तो आपका एफ नेम आ जाएगा, और ये इंडेक्स के ऊपर एज ए हेडिंग अपीयर हो जाता है। जब आप प्रिंट मंथ डेज करेंगे या प्रिंट फ्रेंड्स करेंगे तो आप देख रहे हैं जब ये सीरीज प्रिंट हो रही है आपकी मंथ डेज वाली, इसके ऊपर ये एज ए हेडिंग आ जा रही है, इंडेक्स के ऊपर कैप्शन आ रहा है। एंड देयर आफ्टर ये दूसरी फ्रेंड्स वाली सीरीज है, इसके ऊपर आप देखें इंडेक्स के ऊपर एफ नेम आ जाता है। सो दैट इज द पर्पज ऑफ चेंजिंग द name of the index in a series. Okay, I think it is quite clear to all of you. Let us go to part D. Display the third and second value of series friends in that order. ठीक है, थर्ड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को इस सीरीज फ्रेंड्स वाले में से, फ्रेंड्स वाली सीरीज में से प्रिंट करना है। आप जानते हैं इसे इंडेक्स नंबर के साथ सीरीज का कोई भी एलिमेंट एक्सेस किया जा सकता है। तो हम लोग प्रिंट लिखेंगे और फ्रेंड सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में 2 मीन्स जिसका इंडेक्स नंबर है, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट है, और फ्रेंड्स ऑफ 1 प्रिंट करेंगे, दैट मीन्स वी आर प्रिंटिंग सेकेंड एलिमेंट। तो फ्रेंड्स ऑफ 2 की वैल्यू 103 आ रहा है रोल नंबर। आप देखें फ्रेंड्स ऑफ 2 में 0 1 2, जिसका है 103 वैल्यू। इसकी वैल्यू आपकी 102 आएगी, सुनील की आएगी, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 1 0 से शुरू होता है, इंडेक्स 1। So that way your output is 103 and 102. इसी तरह से display the alphabet E to P from series English alphabet. English alphabet से आपको E से लेकर के P तक के जो एलिमेंट्स है उसको डिस्प्ले करना है सीरीज में। तो यहाँ पर आपने लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंडेक्स नंबर E का क्या है, P का क्या है, तो हमने देख लिया, वहां से E का इंडेक्स नंबर 4 था और P का इंडेक्स नंबर 15 था। तो 4 से लेकर के 15 तक के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमने स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 4 कॉलन 16, ये आप पहले से जानते हैं कि 4 इंक्लूड हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है, स्टॉपिंग इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पर आपका 15 तक जा रहा है ये 4 से लेकर के, तो दैट मीन्स ई से लेकर के पी तक की प्रिंटिंग सभी एलिमेंट्स की हो रही है। ओके, तो इस तरह से ई पार्ट हो गया आपका। एफ पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिस्प्ले द फर्स्ट 10 वैल्यूज इन सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। तो फर्स्ट 10 यानी कि टॉप 10 वैल्यूज आपको इंग्लिश अल्फाबेट में से शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, आप जानते हैं हेड और टेल फंक्शन होता है। बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन कितने वैल्यूज डिस्प्ले करता है, कितनी टॉप रोज डिस्प्ले करता है, कितने टॉप एलिमेंट्स डिस्प्ले करता है। ये डाटा फ्रेम में भी आप यूज करते हैं और सीरीज में भी यूज करते हैं। तो हेड में आप ब्रैकेट में 10 लिख देंगे तो टॉप 10 वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। अगर आप हेड लिख करके कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 5 टॉप 5 एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। इसी तरह से टेल में बॉटम 5 एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करता है, और अगर आप टेल में कोई वैल्यू लिख देते हैं विद इन
ब्रैकेट एनी पैरामीटर, न्यूमेरिक पैरामीटर, तो उतनी वैल्यूज वो डिस्प्ले करता है। इसी तरह से जो अगला पार्ट है इसका वो टेल से ही रिलेटेड है, आप यहां से समझ सकते हैं। डिस्प्ले द लास्ट 10 वैल्यूज इन द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। तो सिमिलर है, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का नाम डॉट टेल विद इन ब्रैकेट 10। अगर मैं 10 ना लिखता तो टॉप बॉटम की 5 वैल्यूज डिस्प्ले करता है आपकी सीरीज में से। नाउ डिस्प्ले द एम्प्टी सीरीज। अब एम्प्टी सीरीज जो आपकी एम्प्टी है, जिसका नाम आपने चेंज कर दिया सीरीज एम्प्टी, उसे आप प्रिंट करेंगे तो इस तरह से एम्प्टी सीरीज दिखाता है। देयर इज नो एलिमेंट एट ऑल, डेटा टाइप फ्लोट 64 है, नेम हमने चेंज कर दिया था, सीरीज एम्प्टी कर दिया था, तो दैट नेम इज ऑल्सो बीइंग डिस्प्लेड हियर। इस तरह से आपका ये 7th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक फिनिश होता है, और बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये इट इज नॉट so difficult and you can score full marks from series questions also. Now let us go to next question, that is question number 8. Using the series created in question number 5, write commands for the following. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कौन सी सीरीज क्रिएट की थी, ऊपर जो भी सीरीज क्रिएट की थी उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ 3 थ्रू 7 फ्रॉम सीरीज मंथ डेज। मंथ डेज एक सीरीज बनाई थी जिसमें करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मंथ्स थे एज ए इंडेक्स, और उसके अगेंस्ट में उसमें कितने दिन है, हाउ मेनी डेज आर देयर। जैसे 1 जनवरी होता है तो 131 था, 228 था, 331 था, इस तरह की सीरीज थी अप टू 1231 तक, अप टू दिसंबर तक। तो उसमें पूछा जा रहा है कि थर्ड एलिमेंट से लेके और 7th इंडेक्स तक, यानी कि एलिमेंट तक आपको डिस्प्ले करना है, और मैंने वहां पर रखा था पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 किया था और लास्ट का 12 किया था। तो यानी कि हमने इंडेक्स को लेबल कर दिया था, इंडेक्स चेंज कर दिया था। इंडेक्स वैसे बाय डिफॉल्ट 0 से 11 तक होना चाहिए था, उसको मैंने डिफाइन किया था अपना इंडेक्स 1 से लेके 12 तक। तो अगर इंडेक्स लेवल के हिसाब से हमें 3 से लेकर के 7 तक बोथ द एंड शुड बी इंक्लूडेड, अगर ऐसा हमें करना है तो मैं यहाँ पर LOC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा, LOC 3:7। इसका मतलब 3 को भी लेकर के और 7 को भी लेकर के बीच के जो भी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं, रेंज ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। तो आप देख सकते हैं, अगर ये इंडेक्स के हिसाब से करना होता तो मुझे ILOC यूज करना पड़ता, तो वो इंडेक्सिंग के हिसाब से करता, जैसे आप स्लाइसिंग करते थे, वहां पर लिखते 3:3:7 लिखते तो 3 4 5 6 तक आता एलिमेंट डिस्प्ले होता। लेकिन LOC में आप इंडेक्स लेवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3:7, इसका मतलब 3 4 5 6 7 सभी एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 इंडेक्स नंबर है और ये उनकी वैल्यूज हैं, डिस्प्ले हो गई, वेरी सिंपल। अब आप देखिए, डिस्प्ले द सीरीज मंथ डेज इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही सिंपल स्लाइसिंग है, मंथ डेज ऑफ कॉलन कॉलन -1, ये लिख देने से सारी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में आपकी प्रिंट हो जाती है। आप देखें, जो इंडेक्स लास्ट में था दैट वाज 12, अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इंडेक्स नंबर 11 10 एंड सो ऑन, एंड देन उनके करस्पॉन्डिंग मंथ्स आर बीइंग डिस्प्लेड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी ओवर होता है, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सीरीज। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। इसमें आपने देखा कि इसमें स्लाइसिंग भी पूछ लिया गया, LOC भी यहाँ पर पूछ लिया गया, ILOC नहीं पूछा गया, और हेड और टेल फंक्शन का भी इस्तेमाल आपसे पूछा गया, राइट, यहाँ भी स्लाइसिंग है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट वो चीज़ें कवर की जा रही हैं जो आपके सिलेबस में पार्टिकुलरली हैं इन द रिड्यूस्ड सिलेबस। अब हम चलते हैं डेटा फ्रेम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 डेटा फ्रेम पर बेस्ड है। देखिए, बहुत ही सिंपल है डेटा फ्रेम, जैसे आपने सीरीज पढ़ा उसी तरह से टेबुलर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम हेट्रोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स, एक एरे की तरह ही है ये भी, और डिफाइन किया है जिसमें 2 डायमेंशन है, रो एंड कॉलम्स यहाँ पर। तो डेटा फ्रेम की एक्सेसिंग, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स, डेटा फ्रेम से रिलेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको एक्सेस करेंगे।
क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम सबसे आसान होता है आपका डिक्शनरी के थ्रू। आप बड़ी आसानी से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम का नाम सेल्स है, containing year wise sales figures for 5 sales persons in Indian rupees, ठीक है, INR, used the years as a column label and sales person name as row label। यानी कि ईयर्स का नाम कॉलम लेबल्स में आना चाहिए, कॉलम हेडिंग्स में आना चाहिए, और पर्सन्स जो है सेल पर्सन्स है उनका नाम हम इंडेक्स में डाल देंगे, रो लेबल्स जिसे हम कहते हैं, और इसके थ्रू एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है अपने को। सो लेट अस क्रिएट इट। पहले आप एक डिक्शनरी बना लीजिए, डिक्शनरी इक्वल टू 2014 कॉलन, इसकी सारी सेल हमने नोट कर ली, दिस वन। देयर आफ्टर कॉमा लगा के एक एलिमेंट हो गया डिक्शनरी का, दूसरा एलिमेंट टू, इसमें की जो है ईयर है 2015 कॉलन, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज अंडर दैट कॉलम, ठीक है। सिमिलरली 2016 का और 2017 का, देन करली ब्रैकेट क्लोज, डिक्शनरी बन गई आपकी। अब क्या करेंगे, अब इस डिक्शनरी को लेकर के हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, पैंडास का डेटा फ्रेम मेथड हमें यूज करना है। जैसे आप सीरीज बनाने के लिए पैंडास का सीरीज मेथड यूज करते थे, जहां पर डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये गलती कर सकते हैं। नाउ डेटा फ्रेम का नाम आपने रखा क्या, सेल्स, इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डिक्ट वन, डिक्शनरी पास कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू मधु, कुसुम, किंशुक, अंकित और श्रुति, या आपने रो लेबल्स डिफाइन कर दिए इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। और कॉलम्स अपने आप ये डिक्शनरी की ये जो वैल्यूज हैं, कीज हैं, उसको कॉलम ऑटोमेटिकली ले लेगा। जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेल्स, तो देखिए किस तरह से आपका डेटा फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह तैयार हो गया जिस तरह से आपका ये डेटा फ्रेम दिया हुआ था। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी वेरी इजीली। वहां पर आप इंडेक्स लेबल अपना लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर इंडेक्स पैरामीटर यहाँ इंडेक्स आर्ग्यूमेंट ना दिया जाता तो इसके इंडेक्स 0 1 2 3 4 हो जाते, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10th क्वेश्चन में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पूछे गए हैं डेटा फ्रेम के। तो लेट अस सी कौन कौन से एट्रीब्यूट हमें यूज करना है, कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन सा सिलेबस में एट्रीब्यूट्स है, उसके बेसिस पर ही आपसे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यूज द डेटा फ्रेम क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, ये अभी सेल्स वाला, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले द रो लेबल्स ऑफ सेल्स। सेल्स की रो लेबल्स आप बताइए। तो रो लेबल्स को प्रिंट करने के लिए, यानी ये जो आपका है मधु, कुसुम, किंशुक एंड ऑल, इसको प्रिंट करने के लिए इंडेक्स एट्रीब्यूट होता है, सिंपली आप इंडेक्स प्रिंट करा दो। तो प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम सेल्स डॉट इंडेक्स, प्रिंट करते ही यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। ये सारे इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स लेबल्स या रो लेबल्स आपका प्रिंट हो जाता है। सिमिलरली कॉलम लेबल अगर आपको प्रिंट करना है, कॉलम पर जो हेडिंग्स हैं 2014, 15, 16 एंड 17, ये प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको कॉलम्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। सो आई कैन राइट प्रिंट सेल्स डॉट कॉलम्स। So this will be printed in the form of index 2014, 15, 16 and 17. Now इसके बाद आप डिस्प्ले द डेटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम ऑफ दिस सेल्स। सेल्स में हर कॉलम का डेटा टाइप आपको प्रिंट करना है। हर कॉलम का डेटा टाइप आप देखिए 2014 में ये डेटा पॉइंट्स में है, ऑटोमेटिकली ये फ्लोट में हो जाएगा, ये इंट में रहेगा, ये भी इंट में रहेगा, ये भी इंट में रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा डेटा टाइप्स के लिए। तो इट इज द एट्रीब्यूट डी टाइप्स, ओके, और सेल्स डॉट डी टाइप्स। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं टाइप्स, टाइप एट्रीब्यूट टाइप फंक्शन में और ये टाइप्स डी टाइप्स एट्रीब्यूट में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हर कॉलम का आपको डेटा टाइप जानना है किसी भी डेटा फ्रेम में, तो आप डी टाइप्स इस्तेमाल करेंगे। वेयर एज टाइप्स एट्रीब्यूट किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप जानने के लिए होता है टाइप, TYPE, ठीक है।
तो यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स आपने लिख दिया, तो ये आपका यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया डी टाइप्स। कौन कौन से 2014 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो फ्लोट 64 टाइप है, बाय डिफॉल्ट 2015 में इंट 64 है, इंटीजर में है, ऑल दिस। So that way you can get the data types of each column of the data frame. Next question देखिए, इसका D part क्या पूछ रहा है? Display the dimensions, shape, size and values of sales. जो आपका सीरीज में पूछा गया था वही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है, सेम एट्रीब्यूट काम करते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए, डायमेंशन के लिए आपको वहां भी एंडिम यूज किया था, तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट एंडिम क्या आ गया, डायमेंशन 2 आ गया। यहाँ हेडिंग मैंने दे दिया है शेप, डेटा फ्रेम का नाम सेल्स डॉट शेप। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 5 रो एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, इसमें देखिए अगर ओरिजिनल डेटाबेस 5 रोज 1 2 3 4 5 एंड 4 कॉलम्स 1 2 3 4, 5 4 जा 20 एलिमेंट्स। देयर आफ्टर साइज, साइज में आप जानते हैं कितने एलिमेंट्स हैं उस ऑब्जेक्ट में, डेटा फ्रेम में, वो आपको देगा। सेल्स डॉट साइज लिख दिया आपने, सेल्स डेटा फ्रेम का नाम है, इसे बार बार मैं नहीं बताऊंगा, सेल्स आपको याद होना चाहिए, डेटा फ्रेम का नाम है। वेर एवर आई एम राइटिंग सेल्स दैट इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम। इसके बाद आप उसकी वैल्यूज प्रिंट करने के लिए सेल्स डॉट वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यूज आपकी 5 रो में लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। अब यहाँ पर जो आपको ई के फॉर्म में दिख रहा है 4.000 ई प्लस 04, इसका मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ओके, दैट मीन्स 40,000। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके दे रहा है, वहां आपको कुछ इंटरफियर नहीं करना है। So this is the way how we can understand and print various attributes of the data frame. Here we have used endim, shape, size and values, 4 attribute हमने यहाँ इसमें इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन में। अब आ जाइए, यहाँ भी आप जानते हैं कि डेटा फ्रेम में भी हेड और टेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्प्ले द लास्ट 2 रोज ऑफ द सेल्स, तो यहाँ सेल्स डॉट टेल ब्रैकेट में 2 रख दिया जाएगा। बच्चों के लिए सबसे इजी क्वेश्चन है हेड और टेल वाला, और ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा 101%, रिमेंबर, चाहे 1 मार्कर में ही पूछा जाए बट पूछा जरूर जाएगा। सेल्स डॉट टेल विद इन ब्रैकेट 2, आप देख रहे हैं ये 2 रो टॉप से आपकी डिस्प्ले हो रही है, अंकित की और श्रुति की। इसी तरह से अगला जो एफ पार्ट है ये क्या है, डिस्प्ले द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ द सेल्स। सेल्स डेटा फ्रेम से पहले 2 कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, आप एलओसी का इस्तेमाल कर लीजिए, सेल्स डॉट एलओसी, कॉलन लगा दिया, इसका मतलब ऑल रोज, कॉमा, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दिया, तो कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं, ऑल रोज, ये सारी रो आएंगी। कौन कौन से कॉलम उसे लिस्ट के फॉर्म में आप दे दीजिए, 2014 2016 का डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो कितनी रो, अगर आपको सारी रो चाहिए तो यहाँ कॉलन लगा दीजिए, अगर सारी रो नहीं चाहिए, स्पेसिफिक रो चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसे भी लिख दीजिए, स्पेसिफिक रो सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे आपको मधु का चाहिए, कुसुम का चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए मधु कॉमा कुसुम, देन कॉमा, देन स्क्वायर ब्रैकेट में 2014 कॉमा 2016। सारे कॉलम चाहिए तो कॉमा लगा के कॉलन लगा दीजिए। तो इस तरह से आप एलओसी को जब पढ़ेंगे जाकर के हमारे वीडियोस में, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, या एनसीईआरटी की जो बुक है आपका ई बुक के फॉर्म में, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, देयर इज एवरीथिंग गिवन, एलओसी को कैसे इस्तेमाल करें, आई एलओसी को इस्तेमाल कैसे करें। तो फिलहाल आपका इसी क्वेश्चन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। फॉर लर्निंग आई एलओसी एंड एलओसी रिगार्डिंग डेटा फ्रेम एंड सीरीज, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। नाउ जी पार्ट देखें, create a dictionary using following data, use this dictionary to create a data frame sales to। अब ये एक डिक्शनरी बनाइए इससे, जिसमें इंडेक्स जो है ये है और ये कॉलम की वैल्यूज हैं, यानी कि 1 की वैल्यू पेयर है, ये की हो गई 2018, और ये वैल्यू का वैल्यूज की लिस्ट बना लीजिएगा, एक डिक्शनरी बन जाएगी, उससे हम लोग जो है एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। यहाँ देखिए, डिक्शनरी नंबर 2 इक्वल टू 2018 करली ब्रैकेट में की हो गई कॉलन, उसकी सारी वैल्यूज मैंने लिख दी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। और अब उसी तरह से सेल्स 2 नाम का एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, डिक्शनरी 2 पास कर दी गई,
इंडेक्स में उसके इंडेक्स लेवल्स के नाम लिख दिए गए। तो इस तरह से आपका जब प्रिंट कराया सेल्स टू तो हमारा डेटा फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से प्रिंट हो रहा है जिस तरह से इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला क्वेश्चन इसका है एच पार्ट। एच पार्ट क्या कहता है? चेक इफ सेल्स टू इज एम्प्टी और इट कंटेन्स डेटा। तो पूछना चाहता है कि आप एम्प्टी एट्रीब्यूट्स इसका प्रिंट करके देखिए कि क्या इस डेटा फ्रेम में कुछ है कि नहीं है। तो सिंपल है, एम्प्टी एट्रीब्यूट प्रिंट कर लीजिए सेल्स टू डॉट एम्प्टी। सो वेदर डेटा फ्रेम सेल्स टू इज एम्प्टी, यहाँ पर फॉल्स आ जाता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द डेटा फ्रेम, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग फॉल्स। अगर इसमें नन होता, सारी वैल्यूज NaN होती या नन होती, तो इट कुड हैव गिवन ट्रू। ओके, so that's it about question number 10. Here it is a last question, that is question number 11. ये सभी क्वेश्चन NCERT की बुक पाइथन पैंडास फर्स्ट पार्ट की एक्सरसाइज में दी हुई है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपने डेटा फ्रेम बनाया उस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स डेटा फ्रेम एज वेल एज सेल्स टू। दो डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किए थे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेट अस सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड देयर। कह रहा है अपेंड द डेटा फ्रेम सेल्स टू द डेटा फ्रेम सेल्स। ध्यान से सुनिए, अपेंड कह रहा है, स्पेशली अपेंड कहा जा रहा है। अपेंड का मतलब होता है रो के फॉर्म में उसे ऐड करो। ओके, तो अगर मैं मेरे पास सेल्स अपेंड द डेटा फ्रेम सेल्स टू द डेटा फ्रेम सेल्स, सेल्स में अगर मैं सेल्स टू को ऐड करता हूं, सेल्स टू आपका ये है, और सेल्स जो डेटा फ्रेम था इट इज समथिंग लाइक दिस अप टू 2017, ये सारे सेल्स वैल्यूज दी गई है। तो इसे आपको माइंड में रखना होगा, इसे अपेंड करने से पहले, फिर आप इसे समझ पाएंगे। अगर मैं लिखता हूं सेल्स 3 इक्वल टू सेल्स डॉट अपेंड मेथड सेल्स 2, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। प्रिंट सेल्स 3 लिखा मैंने, तो 2014 का रिकॉर्ड एज इट इज, 2015 के वैल्यूज एज इट इज, 16 17 18 में ये जो आपकी इंडेक्स लेबल है 5 पुराने डेटा फ्रेम सेल्स के, उनके सामने नैन डिस्प्ले कर रहा है। ओके, और फिर से ये जो नई इंडेक्स वैल्यूज हैं इसके सामने वो 2018 का डेटा फ्रेम बॉटम में इन द फॉर्म ऑफ रो ऐड कर दिया इसने। ओके, रो के फॉर्म में यहां पर एडिशन हुआ है। ऑल राइट, और इसी चीज को अगर मैं प्रोग्राम में जा करके देखता हूं, ये प्रोग्राम आपका कहां पर किया गया है, यू कैन सी हेयर सेल्स 3 सेल्स अपेंड, और ये वाला, इसको अगर मैं रन करा देता हूँ पूरे प्रोग्राम को, हालांकि ये सारी कमांड एक साथ लिखी हुई हैं तो सारे रिजल्ट आएंगे एक साथ, इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। ओके, तो क्या इसमें ये एक्सिस अपेंड फंक्शन एक्सिस लेता है? AXIS इक्वल टू अगर मैं 1 लिख दूं, वेदर इट विल टेक it to add the data frame। देखिए यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देर इज नो अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एक्सिस। फाइन, तो अपेंड में इस तरह से मैं करूं, एक्सिस इक्वल टू 0 AXES अगर करता हूं, नो दिस कीवर्ड इज नॉट देयर, तो इसलिए मैं अपेंड इस तरह से किया। अब अगर आपको इसे हॉरिजेंटली करना है तो ज्वाइन फंक्शन से हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि इसने ज्वाइन करने के लिए अपेंड, सिंपली इसने लिखा अपेंड, अपेंड का मतलब ऐड भी होता है। तो अगर मैं इसे हॉरिजेंटली ज्वाइन करना चाहता हूं तो मैं इस कमांड के थ्रू कर सकता हूं, सेल्स इक्वल टू सेल्स डॉट ज्वाइन सेल्स टू। इससे ये हॉरिजेंटली ही ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जो मैचिंग इंडेक्स है उनके साथ ये कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूं तो सेव करने के बाद, तो यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2014, 15, 16, 17, 18, तो मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करना बेटर समझता हूँ
इस तरह से दोनों डेटा फ्रेम क्या हो गए, कॉन्केटिनेट हो गए। ऑल राइट, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फिर से हम लोग स्लाइड में चलते हैं, जो हमारा कंटेंट है मेन, वहाँ पर ये सारी कमांड रन करा करके यहाँ पर पेस्ट की गई है, तो नो नीड टू हैव एनी कंफ्यूजन। जो आपके पाइथन में जो भी आ रहा है वही चीज़ें यहाँ पर पेस्ट की गई है, तो पाइथन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट टू सेव द टाइम। चेंज द डेटा फ्रेम सेल्स, अब मैं मान के चल रहा हूँ मेरा डेटा फ्रेम इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसकी मैचिंग इंडेक्स थी सारी, इसलिए मैंने जो है इसको इस फॉर्म में ऐड किया कि जिससे 2018 जो है एग्जैक्टली जो हमारी रो लेबल्स हैं पहले से उनके सामने ये सारा डाटा आ गया। सो दिस इज मच मोर मीनिंगफुल, सो आई एम कंसीडरिंग दिस डेटा फ्रेम टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस। चेंज द डेटा फ्रेम सेल्स सच दैट इट बिकम्स इट्स ट्रांसपोज। अब इस डेटा फ्रेम को इस तरह से चेंज करना है कि इसका ट्रांसपोज हो जाए। ट्रांसपोज का मतलब रो जो है वो कॉलम हो जाए, कॉलम्स जो है वो रो हो जाए। तो बहुत सिंपल है, डॉट टी अट्रीब्यूट है, टी फॉर ट्रांसपोज। तो मैंने लिखा सेल्स इक्वल टू सेल्स डॉट टी। तो क्या हो गया, आप देखें ये जो आपकी रो लेबल्स थे वो कॉलम लेबल्स बन गए, और जो कॉलम लेबल्स थे वो रो लेबल्स बन गए। उनके अगेंस्ट सारी वैल्यूज हो गई एज इट इज, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है। तो नाउ दिस इज द ट्रांसपोज एंड दिस इज द लेटेस्ट डेटा फ्रेम सेल्स। अब मैं इस सेल्स को मान करके सारी क्वेरीज और सारे ऑपरेशंस करने वाला हूं इन द नेक्स्ट कमिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सी पार्ट, डिस्प्ले द सेल्स मेड बाय ऑल सेल्स पर्सन इन द ईयर 2017। 2017 में जो सेल्स है उसे आपको दिखाना है, तो आप इसे LOC से आसानी से कर सकते हैं, सेल्स डॉट LOC ऑफ 2017। तो 2017 वाली सारी रो आपके सामने होगी। देखिए ये रो के फॉर्म में नहीं बल्कि ये सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। मधु दिस वन, कुसुम दिस वन, किंशुक ये सारा डाटा आपका आ गया, और इस सीरीज का नाम है 2017। इट इज नॉट ए डेटा फ्रेम। ओके, एक कॉलम आप जब रिट्रीव करते हैं तो सीरीज के फॉर्म में रिटर्न होकर के आता है। तो 2017 का ये सारा डाटा एक सीरीज के फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। नाउ display the sales made by Madhu and Ankit in the year 2017 and 2018। 2017 में और 18 में मधु और अंकित की सेल हमें डिस्प्ले करनी है, तो इसके लिए भी मैं LOC यूज करूंगा, सेल्स डॉट LOC, और रो नंबर कौन सी, रो लेबल लिख दिया 2017, कॉमा कौन कौन से कॉलम, मधु और अंकित का कॉलम, उसे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कर दिया। ये अभी मैंने पीछे आपको बताया था इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं, मधु और अंकित का क्या आ रहा है, 2017 का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। Okay, this is also in the form of series. Thereafter, display the sales made by Shruti in 2016। 2016 में श्रुति का डाटा हमें निकालना है। So I will write sales.loc 2016, एक ही डाटा है, कॉमा एक ही रो लेबल है इसलिए इसे सिंपल लिखेंगे, और एक ही कॉलम है तो इसे भी सिंपल लिखेंगे, इसे हमें लिस्ट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2016 कॉमा कॉलम का लेबल क्या है, श्रुति है, तो रो लेवल कॉमा कॉलम लेवल यूजिंग LOC। तो आप देख रहे हैं 2016 का 1,25,000 इसका श्रुति का है, 2016 का। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, 2016 श्रुति पर चले जाइए, यहाँ श्रुति पर, तो 1,25,000। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। फाइन, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। सो प्लीज फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस स्पेशली। ठीक है, अब देखें, ऐड डेटा टू सेल्स। सेल्स वाले डेटा फ्रेम में डेटा ऐड करना है फॉर सेल्समैन सुमित, सुमित सेल्समैन के लिए। ओके, वेयर द सेल्स मेड आर दिस, ये डेटा है इन द ईयर 14, 15, 16, 17, 18। तो इन सभी ईयर्स के लिए एक सुमित का डेटा ऐड करना है, यानी कि एक कॉलम मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब आपको वीडियो देखना चाहिए कि कॉलम कैसे ऐड किए जाते हैं किसी भी डेटा फ्रेम में। तो इट इज़ वेरी सिंपल, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखिए जिसमें आपको डेटा डालना है,
and then all the data will be written in the form of list. तो इसके लिए जब प्रिंट सेल्स करेंगे डेटा फ्रेम को, तो आपके सामने एक डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, लाइक दिस, सुमित हैज बीन एडेड। फाइन, आपका एफ पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अब डिलीट कमांड। डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप फंक्शन आपको पता होगा, किसी भी डेटा फ्रेम में कोई कॉलम रो डिलीट करना, ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस सी, डिलीट द डेटा फॉर द ईयर 2014 फ्रॉम द डेटा फ्रेम सेल्स। 2014 का डेटा जो है ये वाला रो डिलीट करना है, दैट मीन्स कंप्लीट रो हैज टू बी डिलीटेड। तो यहां से आप देखें सेल्स डॉट ड्रॉप, यहाँ पर रो लेवल लगा दिया गया, कौन सी रो का डेटा चाहिए। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देने से क्या होगा कि सेल्स अपडेट हो जाएगा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखोगे तो आपको टेम्पोररी डिलीशन होगा, और आपको अगर परमानेंट डिलीशन करना है तो सेल्स में उसे असाइन करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू राइट सेल्स इक्वल टू सेल्स डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में 2014, देन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होगी। Otherwise, if you write in place equal to true, then this whatever deletion will be done from the data frame, after that your current data frame will be updated. That means permanent deletion of the row will be done. इसलिए यहाँ पर in place equal to true लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में रो लेबल कॉमा in place equal to true bracket close, so that row having row label 2014 has been deleted. Once we print sales, so this is being printed in front of you, where row belonging to the row label 2014 is not found in the data frame. Fine. Now let us go to the another question. Delete the data for salesman Kinshuk and from the data frame sales. अभी रो आपने डिलीट किया था, अभी कॉलम को डिलीट करने के लिए आपसे पूछा गया है। फंक्शन सेम है आपका, सेल्स डॉट ड्रॉप, कॉलम का नाम लिखा, लेकिन यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा फॉर द डिलीशन ऑफ द कॉलम, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू क्यों 0 नहीं लिखा गया, बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0 होता है, दैट इज कंसिडर्ड फॉर रोज टू बी डिलीटेड। और until and unless you write x is equal to 1, column will not be deleted, it will go for searching that label in the row and ultimately will give error, वो आपको मिलेगा नहीं तो एरर दे देगा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू फॉर द अपडेशन ऑफ द डेटा, परमानेंट डिलीशन होगा जब आपने सेल्स में ये कमांड दी और प्रिंट किया सेल्स डेटा फ्रेम, तो आप देख सकते हैं कि किंशुक का डेटा यहाँ से कॉलम हैज बीन डिलीटेड, अदरवाइज इट वाज हियर किंशुक। ओके, मधु और कुसुम के बाद, मधु और कुसुम के बाद अंकित आ गया, किंशुक हैज बीन डिलीटेड। सो दिस इज हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। नाउ लेट अस गो टू आई पार्ट। आई पार्ट में आप देखें, चेंज द नेम ऑफ द सेल्स पर्सन अंकित टू विवान एंड मधु टू शैलेश। किसी भी कॉलम के नाम बदलने पड़े आपको तो आप क्या करते हैं, रीनेम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और डिक्शनरी के फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं लिख करके। जरा देखिए ये कैसे किया गया, सेल्स इक्वल टू, यहां पर आपको रीअसाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अपडेट नहीं होगा। सेल्स इक्वल टू, जो चेंज होगा वो अपडेशन नहीं होगा उसका, until you reassign in the same data frame. तो सेल्स इक्वल टू सेल्स डॉट रीनेम ब्रैकेट, डिक्शनरी के फॉर्म में आप लिख दीजिए कि अंकित कॉलन विवान, दैट मीन्स अंकित कॉलम विल बी, कॉलम हेडिंग विल बी चेंज टू विवान एंड मधु कॉलम हेडिंग विल बी चेंज टू शैलेश। एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, देन ओनली इट विल चेंज फॉर द कॉलम्स। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो एक्सिस इक्वल टू रोज लिखना पड़ेगा, उससे आपका रो में चेंजेस होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आफ्टर प्रिंटिंग द डेटा फ्रेम वी आर हैविंग विवान इन प्लेस ऑफ अंकित, थर्ड कॉलम अंकित था पहले, यहाँ देखिए थर्ड कॉलम अंकित था, और मधु की जगह शैलेश आ गया, मधु वाज द फर्स्ट कॉलम विच इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ शैलेश। इस तरह से आपका ये रीनेम हो गया, कॉलम की हेडिंग रीनेम हो गई। अब सवाल आता है कि हम किसी भी सेल की वैल्यू को अपडेट कैसे करें। अपडेट द सेल मेड बाय शैलेश इन 2018 to 1 lakh।
शैलेश की जो सेल है 2018 में ये था 1,60,000। इसे चेंज करके हमें करना है 1 लाख। कैसे करेंगे किसी भी सेल की वैल्यू चेंज? देखिए यहाँ से एलओसी से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेल्स डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट रो लेबल कॉमा कॉलम लेबल। अगर आपका जो है वो रो में लेबल नहीं लगा है, 0 1 2 3 इंडेक्स है यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पर ILOC का इस्तेमाल करके 0 1 2 3 जो भी उसका इंडेक्स वैल्यू है और इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो आप लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 1 लाख। तो इस तरह से आपका ये सेल्स में आप देखें 2018 में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। जब अब सेल्स को प्रिंट किया गया तो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद ये मैसेज बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। यूएसबी कहाँ पर कनेक्ट किया है? यूएसबी। ऑल राइट, लेट अस कंटिन्यू विद दिस। इसके बाद आप देखें, राइट द वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम सेल्स टू अ कॉमा सेपरेटेड सेल्स फिगर CSV ऑन द डिस्क। डू नॉट राइट द रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स। ध्यान से देखें, अब ये सारा डेटा फ्रेम से डेटा हमें किसी CSV फाइल में लिखना है और उसके जो कॉलम लेबल्स हैं शैलेश, ये सब जो है वो नहीं लिखना है आपने। ठीक है, दिस इज नॉट टू बी रिटन। कॉलम लेबल्स और रो लेबल्स लिखना नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट टू बी रिटन। तो आप देखें यहाँ से राइट सेल्स डॉट टू अंडरस्कोर CSV और ब्रैकेट में CSV फाइल का नाम सेल्स फिगर्स डॉट CSV लिख दिया गया, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, हेडर इक्वल टू फॉल्स। इससे क्या होगा, जो इंडेक्स है यानी कि जो इंडेक्स लेवल है 2015 और 2016 एंड 2017 18 जो आपके डेटा फ्रेम में है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो आपने अभी देखा यहाँ पर कि हमारा जो है CSV फाइल में राइटिंग करने के लिए, सॉरी इट वाज स्टक अप। सो सेल्स डॉट टू CSV सेल्स फिगर्स डॉट CSV आपने फाइल का नाम दिया और ये फाइल कहाँ बनेगी, बिल्कुल उसी पाथ पर बनेगी जिस पाथ पर आपने ये प्रोग्राम लिखा होगा। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखने का मतलब क्या है, जो आप यहाँ देख रहे हैं रो लेबल्स लगे हुए हैं ये आपके CSV में नहीं जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। हेडर इक्वल टू फॉल्स लिखने का मतलब जो ये कॉलम हेडिंग्स हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द CSV फाइल। और यही कह रहा है क्वेश्चन में, राइट द वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम सेल्स to a comma separated file sales figures dot CSV on the disk. Do not write the row labels and column labels. So that means we have to ignore row labels, that is index equal to false, and column labels, that is header equal to false. It is not to be written in the CSV file. अगर CSV फाइल आप दूसरे किसी पाथ पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में you have to write the complete path of the location where the CSV file has to be written. यानी कि अगर D में लिखना है तो D कॉलन बैक स्लैश, 2 बार बैक स्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम बैक स्लैश, तो लास्ट में CSV फाइल का नाम डॉट CSV लिखेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल कमांड, ये आपके उसी पाथ पर क्रिएट हो जाएगी जहां पर आपका प्रोग्राम है, पाइथन फाइल है। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको नोट पैड का व्यू दिया है। इसमें आप हेडर नहीं, कॉलम हेडिंग कहीं नहीं दिख रही, रो लेबल्स भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसका एक्सेल व्यू देखा गया तो इसमें भी कॉलम हेडिंग नहीं है और रो लेबल्स नहीं है। दैट मीन्स द एम ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। क्वेश्चन में यही कहा गया था, ठीक है, कि रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स CSV में नहीं जाने चाहिए व्हाइल राइटिंग इनटू CSV फाइल। अब इसका ये अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है,
कि रीड द डेटा इन फ्रॉम सेल्स फिगर डॉट सी एस वी। सेल्स फिगर डॉट सी एस वी से आप डेटा रीड कीजिए और उसे दूसरे डेटा फ्रेम सेल्स रिट्रीव्ड में राइट करो एंड डिस्प्ले इट। दैट मीन्स सेल्स रिट्रीव्ड एक डेटा फ्रेम बनाइए, सेल्स फिगर डॉट सीएसवी से डेटा रीड कीजिए और उसमें नए कॉलम लेबल्स और नई रो लेबल्स बनाइए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन। तो नाउ अपडेट द रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स ऑफ द सेल्स रिट्रीव्ड, क्योंकि जो डेटा फ्रेम से सॉरी सीएसवी में कॉलम लेबल्स और रो लेबल्स है नहीं, उनसे आप कोई डेटा फ्रेम बनाएंगे तो डेटा फ्रेम विल नॉट बी हैविंग एनी रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स, दैट हैज टू बी रीडिफाइंड। तो उसे डिफाइन करना है, ठीक है, जैसा कि सेल्स में रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स थे उसी तरह से डिफाइन करना है। तो यार देखें, बहुत सिंपल फंक्शन है pd डॉट रीड, पेंडास का रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप किसी भी सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं। सो आई एम रीडिंग सेल्स फिगर्स डॉट सीएसवी कॉमा नेम्स इक्वल टू शैलेश, कुसुम, दीवान, श्रुति, सुमित। तो दिस इज द कॉलम नेम। कॉलम नेम डिफाइन हो गया। तो वंस कॉलम नेम हैज बीन डिफाइंड तो रो लेबल्स क्या रह जाएंगे, उसके रो लेबल्स 0 1 2 3 4 5 ऐसे रह जाएंगे। उसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर बाद में क्या किया, डेटा फ्रेम का नाम, नया डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, इंडेक्स चेंज कर दिया, 2015 16 17 18 कर दिया। तो यहाँ पर अदरवाइज क्या आता, 0 1 2 3 आता। अब क्या हो गया, जब मैंने इसे प्रिंट किया, प्रिंट सेल्स रिट्रीव्ड न्यू डेटा फ्रेम नेम, so you are getting the same data frame name, I mean content, as we were having earlier in your sales. okay, तो इस तरह से आपका नया डेटा फ्रेम सेल्स रिट्रीव्ड तैयार हो गया। अगर आप इस डेटा फ्रेम को देखना चाहते हैं तो मैं आपको डेस्कटॉप में ले जा करके, ये पहले से ही हमने जब क्रिएट किया था तो दैट वाज क्रिएटेड ओवर देयर, डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव है और सेल्स फिगर्स नाम का एक डेटा फ्रेम होगा, सॉरी ये सीएसवी होगा, आप देख सकते हैं इस सीएसवी को। अगर इसे एक्सेल में देखना है तो एक्सेल में द सेम सीएसवी इज देयर, और अगर आप इसे नोटपैड में देखना चाहते हैं तो नोटपैड में भी देख सकते हैं द सेम सीएसवी विदाउट एनी हेडर एंड विदाउट एनी रो लेबल। ठीक है, सो दिस वाज क्रिएटेड यूजिंग द प्रोग्राम। जो मैंने ये प्रोग्राम में सारी कमेंट्स आपको एक ही प्रोग्राम में मैंने लिख दी थी, एंड one by one program, I mean commands were keep executed, and its output was noted and I mean cropped and pasted in the this word file, just to make you understand. So these are the various commands. इस इन कमांड्स की मैं एक कॉपी पाइथन फाइल और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आपका कल जो पढ़ाया था, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका ये डिफरेंस लिखा हुआ है डेटा फ्रेम पाइथन पैंडा सीरीज में और numpy एरे में। please go through this with, this is very important question, although this has been discussed in the previous video। इससे पहले जो मैंने वीडियो दी थी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, उसमें पैंडा सीरीज का और numpy एरेज का डिफरेंस पूछा गया था और वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ये 4 पॉइंट्स, इसे आप जरूर पढ़ लें so that if it is asked in your board examination so you can overcome this problem, although this have been explained in previous video to you। okay, so that's it about this video। इस वीडियो में आपने देखा कि सारा जो डेटा फ्रेम का जो ऑपरेशन है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एलओसी है, हेड फंक्शन है, टेल फंक्शन है, स्लाइसिंग है, अपडेशन है, रीनेमिंग है, डिलीशन है, ये सारा आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया एज पर द questions given in the exercise of the NCERT book of informatics practices 2020-21। so that's it about this video। आने वाले टाइम में हम लोग जो है और डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह पर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। उनको भी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, कैसे हल किए जाएंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी पता चल सके। और टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।